नमस्कार साथियों, एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर मैं राकेश चौहान एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक दमदार नया पार्ट 6। इससे पहले हमने इस अध्याय के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं हम, और ये वाला पार्ट एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है जियोलाइट का वर्णनात्मक सिद्धांत समझाइए। ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में पृष्ठ रसायन यानी सरफेस केमिस्ट्री में। तो बात कर रहा हूं मैं आज के टॉपिक की, जियोलाइट का आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक, या केवल यही आ सकता है जियोलाइट उत्प्रेरण, जियोलाइट उत्प्रेरण। तो मैं बात करूं, अगर हमने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था उत्प्रेरण के बारे में, अलग अलग प्रकार के हमने उत्प्रेरक पढ़े थे। हमने पढ़ा था धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज कर देता है। फिर हमने पढ़ा था ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देता है। फिर हमने पढ़ा था स्वतः उत्प्रेरक जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट खुद उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। फिर हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, और एंजाइम वाला टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एंजाइम के हमने गुण पढ़े थे, विशेष पीएच मान, इष्टतम पीएच, इष्टतम ताप, ये जो गुण पढ़े हमने इंपॉर्टेंट थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोलाइट का वर्णात्मक या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो इसको समझने से पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक उसी के आधार पर हम इनको समझेंगे। तो जिस प्रकार एक मधुमक्खी का छत्ता, आप सबने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, ये ऐसा होता है। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है? ऐसे ही होता है। उसमें बहुत सारे निश्चित आकार और अलग अलग आकार के भी होल हो सकते हैं, होते कि नहीं होते? तो जियोलाइट की आकृति एक मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते का आकार ये होता है, उसी प्रकार जियोलाइट का भी आकार होता है। मैं जैसे बात कर लूं, एग ट्रे, अंडों का ट्रे आपने देखा होगा, एक विशेष प्रकार की उनकी भी आकृति होती है, ऐसे होता है अंडों का ट्रे। मैंने क्या समझना, अभी उसी पे फोकस कर रहा हूं। ये इनका जो आकार है वो एक अंडे के एक के ट्रे की तरह हो सकता है, या मधुमक्खी के छत्ते के समान हो सकता है। तो पहली लाइन क्या लिखी गई है? जियोलाइट एक उत्प्रेरक होता है। यह ये याद रखना है आपको, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकेट। तो एल्यूमिनो सिलिकेट एग्जैक्ट क्या याद रखना है, इसका सूत्र पूछा जाए तो एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। क्या होता है? ये किसका बना होता है? यह एल्यूमिनो सिलिकेट से बना होता है, यानी ये लिखा हुआ है यहाँ पे एल्यूमिनो सिलिकेट। इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, आकार व आकृति अलग अलग हो सकती है। यानी मधुमक्खी के छत्ते में हर जगह ये गोल छेद समान नहीं होते हैं, कहीं बड़े और कहीं छोटे हो सकते हैं। अब मेन क्या समझना है कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये अपना प्रभाव कैसे दिखाएगा। तो ये अपना सिलेक्शन, यानी वर्णात्मक का मतलब अपना किसी भी पदार्थ का इसके ऊपर अधिशोषण किस प्रकार से होगा वो ये खुद तय करेगा। यानी ये उन्हीं अभिकारकों को अपने ऊपर अधिशोषित होने देता है जिनका आकार उनके खुद के समान है। जिनका आकार खुद के समान है वो चाहेगा जिसे लेगा। अपने समान आकार वाले अभिकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित होने देता है। ये अपने अनुसार सिलेक्शन करता है, जितना आकार उसके खुद का है उसी को आने देगा। समझे? विशिष्ट प्रकृति होती है इनकी। यानी जैसे एग के ट्रे में आपने मुर्गी का एग का ट्रे है, तो उसमें मुर्गी के अंडे ही आएंगे, किसी बड़े पक्षी के अंडे उसमें नहीं आ सकते। यानी ठीक उसी प्रकार इनकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, और ये उन्हीं अभिकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित होने देते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, सतह पर गुण। तो उन्हीं अभिकारकों को अपनी सतह पर अधिशोषित होने देते हैं जिनकी आकृति इनके आकार और आकृति के समान होती है, उन्हीं को यानी ये खुद सिलेक्शन करते हैं और उसे ही बोलते हैं वर्णात्मक। ये विशेष प्रकार का इसमें क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। यानी सिद्धांत क्या है? ये केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, ध्यान देना, करने के लिए चुनते हैं जिनके अभिकारक, ये रहा मेन पॉइंट, जिनके अभिकारक का आकार
वह आकृति ऐसी हो, ध्यान देना, ऐसी हो कि वे सरलता से इनके छिद्रों में अधिशोषित हो जाए। यहां पे आना वापस, ये उन्हीं अभिकारकों को चुनते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट को चुनते हैं जिनका आकार इनके आकार के ऊपर आसानी से अधिशोषित हो जाए। ये अपने अनुसार सिलेक्शन करते हैं, अपनी आकृति के अनुसार किसी और को यहां पे बुलाते हैं। जैसे इनका आकार इतना है, कोई बड़े आकार वाला यहां पे नहीं आ सकता। तो ये है इनका सिद्धांत, अभी अधिशोषित हो सके, इसी गुण को क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। और ये बच्चे लोग नेचुरली हो सकते हैं और आर्टिफिशियल हो सकते हैं, यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं और संश्लेषित भी हो सकते हैं। जैसे आपके एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, ZSM5 जियोलाइट स्कोनी मोबिल 5, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। इसका उपयोग जैसे आपने अल्कोहल लिया, उसका निर्जलीकरण किया तो क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोकार्बन, और अगर उनका आगे कुछ भी करोगे पेट्रोल प्राप्त होगा, वो ZSM5 के उपयोग से होगा। अब इनके सिद्धांत को, इनके सूत्र को समझते हैं। सॉरी, सूत्र क्या है, इधर ध्यान देना। इनका सूत्र है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, mx/n बड़ा कोष्टक AlO2 छोटा कोष्टक x कोष्टक SiO2 y डॉट ZH2O। अब इसमें क्या क्या मैं बता रहा हूं, m है धातु, यानी जैसे धातु आयन का अर्थ क्या हुआ, जैसे यहां पे Mg+2 हो सकता है, ध्यान देना बच्चे लोग, Ca+ हो सकता है, Ag+ हो सकता है, Pt हो सकता है, जो भी धातुएं हैं, धातु आयन का निर्माण करती है वो हो सकता है। और x, यहां पे जो वैल्यू है x की क्या होगी, m की बता दी, अब बता रहा हूं x की Al+3 पर आयन, ये अभी बताऊंगा कैसे निकालते हैं, Al+3 पर आयन। और n है धातु पर आवेश, धातु पर आवेश कितना हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है। इससे भी आगे अपनी संयोजकता के अनुसार धातु इलेक्ट्रॉन का डोनेट करती है। तो इस सूत्र, ये सूत्र कैसे बना, इधर ध्यान देना, ऊपर देखना, Na यहां पे पड़ा है x/n, मैंने m के स्थान पे कोई सोडियम मेटल ली है, और आगे AlO2, और x की वैल्यू यहां पे कितनी ली है, 2, अभी बताऊंगा क्यों ली है, और SiO2 और कितना लिया, y का मान भी 2 लिया, डॉट ZH2O। यहां पे ध्यान देना, जो इसको बोला जाता है परम्यूटेट। अब नाम कैसे बना, ये x का मान यहां पे 2 आएगा, कितना आएगा x का मान, धातु आयन x का मान है यहां पे Al+ पर आयन, यहां पे कितना 2, n धातु पर आवेश, धातु पर आवेश कितना है 1, ये हमें कैसे पता चला 1 है, जैसे एल्यूमिनियम धातु है, इसके चारों ओर 4 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं, जिनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, ये 3 माइनस और 4 माइनस, 4 माइनस से प्लस के 3, तो बचा किसका, माइनस का। इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितने की आवश्यकता होगी, प्लस की, इसीलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। और जो ये सूत्र बनेगा, ध्यान देना बच्चों, ये सूत्र कहलाएगा परम्यूटेट, याद रखना, ये भी एक जियोलाइट उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। तो जियोलाइट उत्प्रेरण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जियोलाइट एक उत्प्रेरक होता है जिसका सूत्र AlOSi, एल्यूमिनोसिलिकेट। इनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, आकार तथा आकृति अलग अलग होती है, छिद्र अलग अलग आकार आकृति के हो सकते हैं। जियोलाइट केवल उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना, और यह उत्प्रेरक केवल उन्हें ही उत्प्रेरित करेगा, चुनता है जिनके आकार, अभिकारक का आकार व आकृति ऐसी हो कि उनकी सतह पर अधिशोषित हो सके या उनके छिद्रों पर आसानी से अधिशोषित हो सके। इसे ही कहते हैं जियोलाइट का वर्णात्मक उत्प्रेरण।
ये है, और वो आपको याद रखना सूत्र, और एक याद रखना परम्यूटेड का सूत्र। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसका एक पार्ट यहां पे कंप्लीट होता है। अब पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होगा, वहां पे पूरा चैप्टर उसी के आधार पे चलेगा, कोलाइडी सॉल्यूशन यानी कोलाइडी विलयन। क्या होता है कोलाइडी विलयन, हम उनको जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कोलाइडी क्या होता है यानी कोलाइडी विलयन क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले हमें 3 प्रकार के विलयन पढ़ने पड़ेंगे, एक तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडी सॉल्व एंड थर्ड निलंबन। आप अगर इन तीनों में अंतर को स्पष्ट कर पाओ तो आगे आने वाले जो कोलाइड से संबंधित घटनाएं हैं, उनके गुण हैं, उन सबको आप आसानी से समझ पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोलाइड क्या होता है। अगर एग्जाम में आपको कोलाइडी विलयन पूछ ले सीधा, तो उसकी परिभाषा कैसे लिखनी है, केवल कोलाइड के बारे में या कोलाइडी विलयन है तो क्या लिखना, अभी बताता हूँ आपको। कोलाइड एक प्रकार का पदार्थ नहीं होता, ये मैटर नहीं होता है, बल्कि एक पदार्थ की स्टेट यानी अवस्था होती है जो केवल और केवल डिपेंड करती है अणुओं के आकार पर या कणों के आकार पर। तो हम इन तीनों में मेनली जो डिफरेंस निकालेंगे अणुओं के आकार पे निकालेंगे। तो पहला, जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे आपने लिया, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, जैसे नमक प्लस पानी, ध्यान देना बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे हम। नमक प्लस पानी, तो यहां पे क्या बन जाएगा, नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, जलीय विलयन। इसमें आप ये ध्यान देना, जैसे मैंने इसको थोड़ा इधर ले लेता हूं, इसको समझाने में आपको आसानी होगी। जैसे आपने कोई बीकर लिया, उसके अंदर वाटर यानी क्या डाला, ये है पानी यानी H2O, और इसके अंदर डिजोल्व यानी घोल दिया, क्या घोल दिया, NaCl। तो आप थोड़ी देर बाद आके देखोगे तो जो नमक है, नमक के जो पार्टिकल्स हैं Na+ और Cl- के, वो पूरी तरह से जल में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो जैसे नमक प्लस पानी का यानी नमक का जलीय विलयन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नमक का जलीय विलयन बन जाएगा। यानी मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे क्या होगा कि ये जो नमक है इसमें पूरी तरह से डिजोल्व यानी घुल जाएगा। तो एक बात मेरे को बताना, जिसमें जो संगठक होते हैं पूरी तरह से एक दूसरे में मिल जाते हैं, वही विलयन क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। यानी एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर आप इस पानी को यहां से किसी ने चखा, ध्यान देना, तो भी जितना खारा लग रहा है यहां से किसी ने चखा उतना ही खारा लगेगा। ध्यान देने वाली की बात, यानी इसमें संगठन प्रत्येक जगह क्या है, समान है। जिसमें संगठन प्रत्येक स्थान पे समान होता है उसे बोला जाता है समांगी मिश्रण। तो यहां पे जो पॉइंट नंबर पहला समझना है, वास्तविक विलयन का मिश्रण समांगी मिश्रण होता है या समांगी प्रकृति के होते हैं, समांगी मिश्रण होता है। आई बात समझ में। अब ध्यान देना इसके ऊपर, जब ये समांगी मिश्रण है यानी प्राप्त होने वाला मिक्सचर प्रत्येक कोई भी इसको छकेगा उसको खारा लगेगा, यानी संगठन समान, इतना ही याद रखना। यानी जो मिश्रण है वास्तविक विलयन का मिश्रण क्या होता है, समांगी होता है। अब बात करते हैं जिसमें ये जो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ के आए हो, सॉल्यूशन नहीं पढ़ के आए तो जाके प्लेलिस्ट में देखे। यहाँ पे जो मिलाया जाता है वह क्या कहलाता है, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, विलेय। क्या कहलाता है, विलेय। और जिसके अंदर मिलाया जाता है वह क्या कहलाता है, विलायक। क्या कहलाता है, विलायक। यानी जो कम मात्रा में होता है वह कहलाता है विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वह क्या कहलाता है, विलायक। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तभी हमें प्राप्त होता है वास्तविक विलयन। क्या प्राप्त होता है, वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन आप किसे बोलोगे, जिसमें विलेय तथा विलायक होते हैं वही कहलाता है वास्तविक विलयन। या
इनका विलयन जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होता है, या एक डिफरेंस हम पढ़ेंगे जो बहुत शानदार है, कणों के आकार पे। किसके ऊपर पढ़ेंगे? कणों के आकार। यानी अगला गुण क्या हो जाएगा, सॉरी इससे पहले मैं एक और गुण पढ़ाना चाहूंगा। अब मेरे को आप बताना, जैसे आपने पानी के अंदर नमक को घोल दिया और 4 या 5 दिन बाद आके देखे, आपने देखा क्या नमक और पानी के कण आपस में अलग हुए? ऐसा नहीं होगा। यानी पूरी तरह से उसमें डिजोल्व यानी घुल चुका। मिश्रण कौन सा बन गया, ये ध्यान दीजिए आप केवल, कौन सा मिश्रण बन गया? समांगी मिश्रण। यानी इस पर ये ध्यान देना, इस पर गुरुत्वाकर्षण, इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है किसके ऊपर? इस प्रकार के विलयन में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा तो इसमें जो नमक के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कितने दिन बाद आकर देख सकते हो, नमक और जल को आपस में जब मिलाया जाता है, आप 10 दिन बाद आके देखोगे तो क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें घुल चुका है, वो तली में नहीं बैठेगा। अगर तली में बैठ गया तो वास्तविक विलयन नहीं कहलाता है। तो वास्तविक विलयन का गुण है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ध्यान देना, अगला गुण क्या है? ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं आपको। ध्यान देना, ये पारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। अगला गुण पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का अर्थ जैसे नमक और पानी का घोल है और आप इधर से उधर उसमें से देख सकते हो किसी कांच के बीकर में लेके, यानी इसमें जो कण है, नमक के कण पूरी तरह से जल में घुल गए, कोई भी कण मुक्त नहीं है, इसीलिए ये क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार पर हम विभेद करेंगे, कणों का आकार। वेरी इंपॉर्टेंट, कणों का आकार। जो कणों का आकार होता है बच्चे लोग, कणों का आकार होता है वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? कम होता है। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? से क्या होता है? कम होता है। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर आप जानते हो 10⁻⁻⁹। आगे ध्यान देना, जब इनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो हमारी आंखों से तो हम देख ही नहीं पाएंगे। क्या आपने कभी पानी के अंदर नमक घुला हुआ है, नमक को आप देख पाए? नहीं देख पाए, क्योंकि वो विलयन कौन सा है? केमिस्ट्री कहती है समांगी मिश्रण है। और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? हमने अभी देख लिया, नहीं पड़ता। अगर पड़ता तो हम देख पाते कि कण तली में जमे, नहीं पड़ता है। फिर हमने देखा कणों का आकार है जो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी हमारी नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते। नग्न आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। नग्न आंखों से इन्हें, किन्हें? वास्तविक विलयन को आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, या सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते, भी नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते। तो ये हो गया वास्तविक विलयन, यानी ये थोड़ा ध्यान देना, वास्तविक विलयन में विलय होता है और दूसरा होता है विलायक ज्यादा मात्रा में। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन के जो मुख्य मुख्य गुण है वो आपको याद रखने। आगे हम पढ़ रहे हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है, हम मेन इसी चैप्टर में यही पे पढ़ेंगे ज्यादा, कोलाइडी विलयन। पूरा पीछे वाला चैप्टर इसी पे डिपेंड है, कोलाइडी विलयन क्या होता है। तो एग्जैक्ट पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बचाऊंगा अगर एग्जाम में आ गई तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन, हम कणों के आकार पे इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसकी और इसकी तुलना में। ऐसा विलयन
जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। ये अर्थात या लिख सकते हो, एक तो ये परिभाषा हो गई या, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ये क्या है अभी बताएंगे। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम होते हैं। उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। जो मेन डिफरेंस है आपको इनमें और जो लास्ट हम पढ़ेंगे निलंबन, क्या याद रखना है? जो इसमें कणों का आकार होता है, ये है इंपॉर्टेंट, कणों का आकार, ये थोड़ा याद रखना आपको। कणों का आकार तो कणों का आकार होता है जो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। कहाँ होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के क्या होता है? बीच में होता है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये। अब उसी की तुलना में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो वास्तविक विलयन होता है होमोजीनियस मिक्सर होता है, लेकिन अगर इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें जैसे आपने ले लिया एक पानी का बीकर ले लिया जिसमें आपने पानी भरा हुआ उसमें, और उसमें आप डाल रहे हो गोंद। ये हमारे पास H2O है और उसमें डाल रहे हो गोंद, ये थोड़ा याद रखना। और जैसे इसके उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रक्त, दूध आदि। तो इसमें गोंद डाला, ये पूरी तरह से नहीं घुलता लेकिन थोड़ा सोल्यूबल है, थोड़ा सा घुलता है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, जो ये गोंद है, थोड़ा ध्यान देना, जो मिलाया जाता है कम मात्रा में उसे बोला जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था। और जिसमें मिलाया जाता है अधिक मात्रा में, जिस प्रकार एक विलयन में विलय और विलयक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोलाइडिसोल में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं। परिक्षेपण माध्यम। आगे हम पढ़ेंगे पायस, जिसमें दोनों इक्वल होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था होते हैं, और जब दोनों को मिला दिया जाए तब बनता हमारा कोलाइडिसोल, यानी कोलाइडी विलयन बोल सकते हैं आप उसे। और कणों का आकार आपको याद रखना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। जैसे रक्त में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, RBC, WBC, अलग अलग प्रकार के, लेकिन वो पूरी तरह से उसमें सोल्यूबल नहीं होते। दूध में भी अलग अलग प्रकार की वसाएं पाई जाती है। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसमें ध्यान देना, पूरी तरह से नहीं घुले हैं लेकिन कणों का आकार थोड़ा बहुत बड़ा है, यानी हम इसे नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ध्यान देना बच्चों, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो इसमें प्राप्त होने वाला विलयन है प्राप्त होने वाला मिक्सचर, वहां तो हमें प्राप्त हुआ समांगी। यहां क्या होगा? जो गोंद है जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, यानी संगठन समान नहीं हो, तो मिश्रण होता है हेट्रोजीनियस, यानी विषमांगी मिश्रण। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्राप्त है मिक्सर, यानी विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। और अगला और इंपॉर्टेंट गुण, क्या इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या इसके ऊपर होगा? अब देखते हैं। अब जब इसमें कण अलग अलग है आकार, इसमें जो विषमांगी मिश्रण है, तो थोड़ी देर बाद गोंद नीचे बैठ जाएगा जल में, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है?
गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन को हमने कंपैरिजन कर लिया। अब बचा है निलंबन। इनका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, इनका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे निलंबन के बारे में। अब पढ़ेंगे निलंबन। अब हम पढ़ेंगे निलंबन क्या होता है। तो निलंबन हम दोनों के कंपैरिजन करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडी विलयन की। तो अगर देखा जाए किसी पदार्थ को द्रव में घोलने पर कणों का आकार, अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी क्या हो, अधिक हो, यानी कणों का आकार है जो किससे अधिक होता है, 1000 नैनोमीटर से भी क्या होता है, अधिक, तो उसे आप क्या कहोगे, निलंबन। क्या कहोगे, निलंबन। और ये होते हैं विषमांगी। क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी। जैसे आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे आपने लिया पानी लिया और पानी के अंदर आपने क्या डाल दी बच्चे लोग, मिट्टी डाली। क्या डाली, या रेत। क्या डाल दी आपने पानी के अंदर, क्या डाल दी, रेत डाल दी। तो अब देखना, जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं पूरी तरह से, और पानी भी एकदम अपारदर्शी हो जाता है। तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, यानी पानी के अंदर रेत पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाती है, उनके पार्टिकल पूरी तरह से अलग होते हैं और धुंधला होता है। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये अपारदर्शी होते हैं, यानी आप इधर से उधर नहीं देख सकते, धुंधला लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे ही, क्या आप मेरे को ये बताओ, क्या इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा? ये चीज इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इनके ऊपर क्या होता है, पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। कैसे? जैसे ही थोड़ी देर बाद, आप 2 घंटे बाद आके देखोगे, जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे तली में बैठ जाते हैं। किसके कारण बैठते हैं? क्योंकि ये जल में पूरी तरह से डिसॉल्व यानी घुले नहीं है, इसी के कारण इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ जाता है। और ये कौन से विलयन होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। पदार्थ के कण द्रव में पूरी तरह से घुलनशील नहीं होते हैं। मिट्टी में, जैसे ले लो रेत का पानी में, ये एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसके लिए। और आगे क्या लिखा हुआ है, इन्हें आप नग्न आंखों से देख सकते हो। आप देख लेना, आप प्रयोग करके, पानी के अंदर रेत के कण आप आसानी से, किसी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हमें नहीं होती है। और ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? जो विषमांगी होते हैं वो हमेशा अस्थायी होते हैं, और ये क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। अब मैं आपको 2 डेफिनेशन लिखूंगा, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की। जो परिक्षेपित प्रावस्था होती है, किसी भी विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित हो, क्या कहते हैं उसे? परिक्षिप्त प्रावस्था। यानी यहां पे हम पढ़ेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी कोलाइडी विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित हो उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। आया बच्चे लोग समझ में? अब मैं बात कर रहा हूं परिक्षेपण माध्यम की। दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, मैं बात कर रहा हूं परिक्षेपण माध्यम। किसी भी कोलाइडी विलयन में, किसी भी कोलाइडी विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। जैसे जल के अंदर आप घोल रहे हो, जल के अंदर क्या डाल रहे हो, जैसे मान लिया नमक,
ये तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण होगा नहीं, हम कोलाइडी विलयन आएगा तभी पढ़ेंगे। अगर मैं जल के अंदर नमक डाल दूं तो ये तो हो जाएगा वास्तविक सॉल्यूशन। तो आप ले सकते हो जल के अंदर गोंद का मिश्रण ले सकते हो। जैसे यहाँ पे जो आपने ले लिया है जल, कोई नहीं बता देता हूँ एक एग्जांपल, जल ले लिया और साथ में ले लिया गोंद, तो ये मिश्रण है जो कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो सकता है। तो जिसमें जो कम मात्रा में गोंद मिलाया जाता है, इसीलिए प्रक्षेपित प्रावस्था गोंद और माध्यम है यहाँ पर जल। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने 3 विलयन के बारे में पढ़ा। वास्तविक विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ा है हमने जियोलाइट का वर्णात्मक सिद्धांत, जो इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, नया शानदार टॉपिक स्टार्ट होगा, कोलाइडी विलयन से संबंधित है। मिलते हैं अगले पार्ट 7th में। धन्यवाद।